90s का ये स्मैश हिट गाना और ये गाना आज भी हम 90s किड्स के जहन में बसे हुए हैं। इस तरह के टाइमलेस गाने ट्रू कोलैबोरेशन के साथ ही बनाए जा सकते हैं। तो फिर वो क्या रीज़न था कि प्रोड्यूसर वशु भगनानी और डायरेक्टर डेविड धवन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पर खड़े दिखाई दिए, वो भी कोर्ट रूम में। मैंने इस तरह के बहुत म्यूज़िक आईपी और फिल्म प्रोडक्शन के क्लॉजेस ड्राफ्ट और नेगोशिएट किए हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक गाने की या एक कोलैबोरेशन की नहीं है। ये प्रॉब्लम है कैसेट के ज़माने के कॉन्ट्रैक्ट्स को रील्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़माने में इम्प्लीमेंट करने की। हर 90s का गाना इसी तरह से एक टिकिंग बॉम्ब क्लॉज लेकर के इस वक्त बैठा हुआ है। ईयर है 1999। सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टारर बीवी नंबर 1 एक मेगा हिट बन चुकी है साल की। प्रोडक्शन किया था वशु भगनानी के प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट ने और डायरेक्शन किया था डेविड धवन ने। ये मूवी मैसिव हिट थी। इस मूवी के गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि आप भी इन्हें ज़रूर जानते होंगे। फॉर इंस्टेंस चुनरी चुनरी, इश्क सोना है, जंगल है, आधी रात है, ये आज भी उतने ही फेमस है जितने उस साल थे। पर यहाँ एक चीज़ है जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा, इसके गानों की ओनरशिप, कि आखिर इस गाने को ओन करता कौन है। प्रोड्यूसर जिसने पैसा लगा करके ये गाना बनाया, या डायरेक्टर जिसने क्रिएटिविटी दी, या लिरिसिस्ट जिसने गाना लिखा, या म्यूज़िक डायरेक्टर जिसने गाना बनाया। कॉपीराइट की तरफ से समझते हैं कि गाने के जो राइट्स हैं वो बहुत लेयर्स में आते हैं। एक कॉपीराइट आएगा आपके लिरिसिस्ट के पास, एक कॉपीराइट आएगा आपके म्यूजिशियन के पास, एक कॉपीराइट आएगा जब इसको कंपाइल करके विजुअल्स ऐड करके एक पूरा होल गाना बनाया गया। तो राइट्स अलग अलग लेवल्स पर हैं। सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग जो है, जो आप रेडियो पे सुनते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं, सिर्फ जब गाना सुनते हैं वो एक साउंड रिकॉर्डिंग कहलाता है और वो उसमें एक अलग राइट होता है। ऐसे ही जब आप वीडियो के साथ देखते हैं, जब आप म्यूज़िक चैनल्स पे वो गाना देखते हैं, जब आप मूवी में देखते हैं, तो वो एक सिनेमाटोग्राफ फिल्म कहलाता है और एक अलग राइट उसमें आ जाता है। तो अब कन्फ्यूजन ये है, अगर इस गाने को हमें रीमिक्स करना है, अगर इस गाने को हमें रीयूज़ करना है, तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स और इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे डिफरेंट लोग हैं जिनके क्रिएटिव इनपुट्स से वो एक गाना, वो एक फिल्म बनी है, तो अग्रीमेंट्स को बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है और बहुत डिटेल्ड होना पड़ता है। अगर एक भी जगह आपने ठीक से मेंशन ये नहीं किया कि किसके पास क्या है एट द एंड ऑफ दिस डील, तो आगे जाके डिस्प्यूट्स हाईली प्रॉबेबल हो जाते हैं। चलिए टाइम में थोड़ा और पीछे जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि हमारे पास गाने सुनने का एक ही एवेन्यू है अब, जो कि है कैसेट। तो गाना रिकॉर्ड होकर के कैसेट पे आया जो पब्लिक सुनती है, उसके बाद रेडियो पे सुनाई दिया गया, वो भी एक मीडियम है गाना सुनने का। तो जो इंडस्ट्री है उसके पास लिमिटेड स्कोप है कि कहाँ कहाँ इसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ये गाना सुनाया जा सकता है और वहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। अब जो गाना उस टाइम पर बना उसकी कॉन्ट्रैक्ट भी उसी हिसाब से होंगे। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होगा कि ये गाना कहाँ कहाँ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ सुनाया जा सकता है, और उससे रिलेटेड किस किस के क्या राइट्स हैं, क्या क्या रेवेन्यू का फ्लो है, किसके पास कब पेमेंट जाना है, कब ओनरशिप डिसाइड होगी। अब वही गाना चलते 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 आज की डेट में आता है, और आज की डेट में हमारे पास सिर्फ वो 3-4 मीडियम्स के बजाय बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं जिससे हम सुन सकते हैं। वो गाना OTT पे आ सकता है, वो गाना आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना करके लोग रील्स बना सकते हैं उस पर, उसके और मॉडिफिकेशंस करके उसको रीमिक्स किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जो 70s-80s के अग्रीमेंट्स हमने देखे हैं, जो आज भी रेलिवेंट होते हैं जब फिल्म डील्स आगे बढ़ती हैं फॉर ओल्डर कंटेंट, आप वो पुराने अग्रीमेंट्स देखते हो और वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। 2-4 पेजेस के अग्रीमेंट्स होते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मीडिया टेक में भी नहीं थी, उतने उनके पास एवेन्यूज़ ही नहीं थे एक्सप्लॉइटेशन के, तो वो अग्रीमेंट्स बड़े सिंपल होते थे। अब उस ज़माने का कंटेंट अगर आज के ज़माने में आ रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत फॉर्मलाइज हो चुकी है, जहाँ एक बहुत क्लियर
फ्लो ऑफ राइट्स है, हमारी कॉपीराइट एक्ट इवॉल्व हो चुकी है, तो लॉ इवॉल्व हुआ है, इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। अब जब ये 3 पार्ट्स इवॉल्व हुए हैं और कॉम्प्लिकेट हुए हैं, तो वो सिंपल अग्रीमेंट्स और सिंपल अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की आज के टाइम में जब लाई जाती है, आज के टाइम में फॉरवर्ड होती है, तो वहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। 1999 में जो डील हुई वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जो ऑडियो राइट्स थे वो टिप्स को बेच दिए गए इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा के लिए। अब वो राइट्स टिप्स के ही हैं और वो वापस पूजा एंटरटेनमेंट के पास नहीं आएंगे। तो डिस्प्यूट की समरी ये है कि क्या टिप्स, जिसके पास सिर्फ ऑडियो राइट्स है फिल्म के, क्या वो उस पर नए सीन्स लगा करके वो गाना रिलीज़ कर सकता है एज पार्ट ऑफ देयर फिल्म। अब आते हैं ईयर 2018 में। रीमिक्स कल्चर इज़ एवरीवेयर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज बूम कर रही हैं। इस टाइम पर एक ईमेल जाता है टिप्स से पूजा एंटरटेनमेंट को, उनसे गाने के विजुअल राइट्स मांगते हुए। इस पॉइंट पर पूजा एंटरटेनमेंट सिर्फ विजुअल राइट्स देने से मना ही नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि हम आपके ऑडियो राइट्स कैंसिल कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टिप्स के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि उनके पास ऑडियो राइट्स इन परपेचुइटी है। तो कैसे एक पार्टी यूनिलैटरल वे में, वन साइडेड वे में, जो राइट्स वो ऑलरेडी बेच चुकी है ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स अगो, उनको वापस कैसे ले सकती है? पूरी लड़ाई इसी बात की है। टिप्स जो है पूजा एंटरटेनमेंट के स्टैंड से डिसएग्री करती है। उनका कहना है कि हमारे पास लॉफुल राइट्स हैं इस गाने के और हमेशा से हैं, जब से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आप हमसे वन साइडेड मैनर में ये गाने वापस नहीं ले सकते हैं। 13 मई 2026 को ये मैटर सुना गया कटिहार बिहार के एक सिविल कोर्ट में। इंटरिम रिलीफ दे दी गई पूजा एंटरटेनमेंट के फेवर में, कहते हुए कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए और फिल्म के और गानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसका मतलब है कि मूवी का रिलीज अब अटक सकता। 22 मई 2026 को टिप्स ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को अंडर एन SLP। अर्जेंसी बहुत थी क्योंकि मूवी की रिलीज डेट आने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये जो रिलीज पर स्टे लगा था उसको वेकेट कर दिया गया और पूजा एंटरटेनमेंट का क्लेम ये है कि उन्हें पता ही नहीं था कि टिप्स सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने वाला है। अगली डेट आई 29 मई 2026, जब पूजा एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कोर्ट केस डाला इस मूवी के खिलाफ। उनकी बहुत क्लियर 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड ये कि मूवी की रिलीज़ रोक देनी चाहिए जब तक कि उसमें से ये गाना, जिस पे उनका क्लेम है कि टिप्स के पास राइट्स नहीं है, हटा ना दिया जाए। दूसरा उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मूवी का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि वो जो मूवी का नाम है वो भी एक गाने की लाइन है। और तीसरी चीज़ कि उनको 400 करोड़ मिलने चाहिए इन डैमेजेस। और उनका कहना है कि अगर ये लोग मूवी रिलीज़ कर देते हैं एज इट इज़, तो उनको 400 की बजाय 500 करोड़ के डैमेजेस चाहिए। 3 जून 2026 को ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने सुना। इसमें सिर्फ ये जानने की कोशिश हुई कि क्या एक ट्रू अर्जेंसी है, तो ये डिसाइड हुआ कि मैटर अब 8 जून को सुना जाएगा। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि स्टे वेकेट हो चुका था और बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई इमीडिएट ऑर्डर नहीं था, इसलिए मूवी 5 जून को रिलीज कर दी गई। जिस गाने के पीछे लड़ाई थी वो अभी भी हर थिएटर में बज रहा है। ट्रेलर लॉन्च पर मूवी की रिलीज के पहले मई में रमेश तरानी ने स्टेटमेंट दिया कि वट एवर वी हैज बीन सॉर्टेड। वशु भगनानी ने ये चीज़ क्लैरिफाई की अपनी तरफ से कि नोबडी हैज़ कॉल्ड मी येट, नो व्हाट्सएप, नो वन, इमोशनली, लीगली नोबडी हैज़ कॉल्ड मी। अब ज़रा रुक के सोचिए कि एक पार्टी बोल रही है कि हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है और दूसरी पार्टी बोल रही है कि मुझे कोई कॉल नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। दोनों पार्टी सही नहीं हो सकती हैं और 400 करोड़ का डिस्प्यूट इतनी ईजिली रिजॉल्व होना भी मुश्किल है। वशु भगनानी का एक और स्टेटमेंट आया रमेश तरानी के लिए कि there comes a time when silence is mistaken for acceptance. Some actions over the years felt like a betrayal of trust. अब आप ये सोच सकते हैं कि इतना एक्टिवली कोर्ट केसेस क्यों परस्यू हो रहे हैं। तो पूजा एंटरटेनमेंट ने पहली बार कोई कोर्ट केस नहीं किया है। इससे पहले उनका नेटफ्लिक्स के साथ कैटलॉग को लेके डिस्प्यूट हो चुका है। सितंबर 2024 में पूजा एंटरटेनमेंट ने नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट भी एक केस किया था फॉर अराउंड 47 करोड़। उनका कहना था कि अनपेड डिजिटल राइट्स अराउंड इस अमाउंट के हो चुके हैं जो नेटफ्लिक्स ने पूजा एंटरटेनमेंट को पे नहीं किए हैं फॉर मूवीज़ लाइक रानीगंज, कुली नंबर 1, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ। नेटफ्लिक्स ने ये चीज़ पूरी तरह डिनाई की,
पर फिर पार्टीज़ का सेटलमेंट हुआ और सुनने में आया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा नेटफ्लिक्स ने पूजा एंटरटेनमेंट को पे भी किए हैं। तो ये अपने पोर्टफोलियो और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि एक क्रिएटिव प्रॉपर्टी के ओनर को इतना प्रोएक्टिवली अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं की जाए, अगर इस तरह के केसेस फाइल ना हो, तो इंडस्ट्री में कोई भी आकर के किसी दूसरे के गाने उठा करके उस पर एक नए वीडियोस लगा करके उसका थोड़ा सा रीमिक्स करके उन गानों को रिलीज़ कर सकता है, मोनेटाइज कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो ओनर्स होते हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पार्टीज़ के सामने ये है कि फॉरएवर का मतलब क्या होता है, अगर राइट्स चले गए तो फिर पार्टीज़ की रिलेशनशिप क्या है, और अगर नए राइट्स फ्यूचर में आते हैं तो उन राइट्स को कैसे डील किया जाए। प्रॉब्लम एक दो गानों की नहीं है, ये हर वो पुरानी कैटलॉग पे अप्लाई करेगा, हर वो पुराने गाने पे अप्लाई करेगा जो एक सिंपल अग्रीमेंट से आते हैं, जो उस टाइम से आते हैं जब बहुत सारे आज के फॉर्म्स ऑफ मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और उनको आज के ज़माने में कैसे ट्रीट किया जाए। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स पर कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या करेक्ट स्टैंस और क्या इनकरेक्ट स्टैंस है, तब इंडस्ट्री में भी एक क्लैरिटी आती है कि हमें अपने अग्रीमेंट्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं, किसके पास राइट्स कहाँ पर हैं आज के समय में, और आगे की डील्स कैसे एग्जीक्यूट होनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट अब जो भी डिसाइड करेगा वो एक रूल बुक सेट कर देगा और वही जवाब डिसाइड करेगा कि इंडस्ट्री अब इन डील्स को और अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से देखेगी। जो कोर्ट में फाइलिंग्स है वो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर होती हैं, और जो न्यूज़ में मीडिया में रिपोर्ट होता है वो एक गॉसिप के फॉर्म में रिपोर्ट होता है, जो हमें एक्चुअल कोर्ट ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा समझने के लिए कि कॉन्क्रीटली डिस्प्यूट करा था और किस पार्टी के फेवर में ऑर्डर जाएगा। आई एम मीरा मिश्रा, यू वॉचिंग द क्लॉज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।